तो जैसे कि दोस्तों कल दोपहर में यानी कि थोड़ा सा लेट सेट ही आपका क्या आ गया था, सीटेट की रिजल्ट आ गया था। तो सीटेट का रिजल्ट आप सभी बच्चों ने देख लिया होगा, किस किस के कितने कितने नंबर आए और किस किस के कितने नंबर नहीं आए, कौन आपका पास आउट है, कौन पास आउट नहीं है, कौन सा बच्चा भर पाएगा कौन सा फॉर्म, कौन सा बच्चा कौन सा फॉर्म नहीं भर पाएगा, उन सभी के बारे में आप लोग थोड़े से चिंतित होंगे। तो उसी के लिए एक छोटा सा मैंने आपके लिए गाइडेंस सेशन रखा है। आप सभी बच्चों के लिए मैंने किसी भी प्रकार की क्लास आज नहीं रखी, मैंने अपनी आपको गाइड करने के लिए मैंने कुछ ये सेशन रखा। ठीक है, तो पहली बात दोस्तों, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आपकी फाइनल आंसर की और रिजल्ट दोनों एक ही दिन देखने को मिला। सीटेट की फाइनल, देखो सीटेट का रिजल्ट तो आया ही आया, लेकिन उसके साथ साथ में सीटेट की आपकी फाइनल आंसर की भी आ गई। क्या आ गई? फाइनल आंसर की। नहीं तो पहले फाइनल आंसर की आती है, फिर आपका रिजल्ट आता है। ठीक, तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सही बच्चे आज की क्लास में लाइव आ जाइए, देन फिर आज की अपनी क्लास को आज शुरू करेंगे। जो कि दोस्तों आप सही बच्चों के मन में दो डाउट चल रहे होंगे। कौन कौन से दो डाउट चल रहे होंगे? तो एक तो ये डाउट चल रहा होगा कि भाई सीटेट 2022-23 आपका संपन्न हो चुका है, रिजल्ट आ गया है, लेकिन इसके बाद अब आप लोग किस किस चीज के लिए एलिजिबल हो, अब क्या कर सकते हो, सीटेट के बाद क्या करना होगा, क्योंकि सीटेट से किसी प्रकार की नौकरी तो मिलती नहीं है। तो सीटेट के बाद आप लोग क्या क्या कर सकते हो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा हम इसके बारे में करेंगे कि 7वें चरण के लिए जो बिहार में 7वां चरण आने वाला है, उसमें कौन कौन सा बच्चा फॉर्म भर सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट तीसरी बात करेंगे कि अगला जो सीटेट होने वाला है वो क्या सही में ही जुलाई में होने वाला है क्या, जैसे कि न्यूज देखने को सुनने को मिल रही है हम सभी को। ठीक है, तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सही बच्चे लाइव आ जाइए, देन फिर आज की अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। और एक बार मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज यानी कि ऑडियो और वीडियो प्रॉपरली सुनाई और दिखाई दे रही है या नहीं, देन फिर आज की अपनी क्लास को हम आगे चलेंगे करेंगे। ठीक है, कई बच्चों के देखो दोस्तों कई सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल है, जितने हो सके उतने मुमकिन सवालों का मैं जवाब देने का कोशिश करूंगा। पहले जो है मैं आपको जो बताने आया हूं, पहले आप वो देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, क्योंकि उसी में ही आप लोगों के कई सारे जवाब छुपे हुए हैं जो आप लोग पूछना चाहते हो। उसके बाद में भी अगर किसी के सवाल रह जाते हैं तो उसको भी मैं आपको टैकल कर दूंगा, उसको भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों पहले मैं अपनी जो बात करने आया हूं उस पर बात कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों के कमेंट उठा लूंगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट इसी के अर्थ इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के मन में ये उठ रहा होगा कि सीटेट तो आखिर हो गया, सीटेट तो आखिर हो गया, तो सीटेट के बाद क्या? सबसे पहला मेन क्वेश्चन आप सभी के मन में ये उठ रहा होगा कि सीटेट के बाद आखिर क्या कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों सीटेट के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। पहले हम बात कर लेते हैं जो पेपर 1 यानी कि 1 to 5th वाले बच्चे थे, वो बच्चों के लिए क्या क्या है। ठीक है, पहला तो आपका केवीएस था जो कि जा चुका है। केवीएस तो अब आप देखा जाएगा तो लास्ट में ही देखा जाएगा साल के, अब वो आप भर नहीं पाओगे, तो इसको तो हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है तो दोस्तों डी ट्रिपल एस बी। क्या आता है? डी ट्रिपल एस बी। डी ट्रिपल एस बी क्या है? तो फुल फॉर्म होती है इसकी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि दिल्ली के अंतर्गत एग्जाम करवाती है और दिल्ली के अंतर्गत जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए नौकरी लाती है। ठीक है, जो कि पीआरटी लेवल प्राइमरी लेवल के लिए भी नौकरी निकालती है, और बहुत ज्यादा न्यूज है कि डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी जल्दी देखने को मिलेंगी, क्योंकि नॉन टीचिंग की जॉब आ रखी है, एग्जाम चल रहे हैं, और टीचिंग वाले भी जल्दी देखने को मिलेगी। तो इसके बाद आप ये इसके लिए एलिजिबल हो। कौन कौन एलिजिबल है? अगर आपका पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, किसी भी स्टेट से कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट था, अगर आपने 82 नंबर पास आउट कर लिए हैं, अगर आप जर्नल थे आपने 90 नंबर ले लिए हैं, तो आप इजिली इस फॉर्म को भर सकते हो। भारत के किसी भी कोने से भर सकते हो, कोई भी बच्चा भर सकता है, कहीं का भी भर सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई भी बच्चा ओबीसी करके सीटेट तो पास कर लिया, लेकिन अब वो जब दिल्ली में फॉर्म भरेगा तो दिल्ली में जर्नल में काउंट होगा। वो फॉर्म तो भर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जर्नल में काउंट हो गया। ठीक है, इसके बाद आ जाता है दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका 7th फेज, 7वें चरण की जो भर्ती है उसको लेकर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। इसके ये भी फॉर्म भर पाओगे, बिहार के अंतर्गत बिहार का डेमोसाइल लगता है, वो बात अलग है, इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, साथ ही साथ में दोस्तों आप सुपर टेट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। कई बच्चे पूछते हैं कि सर हमें यूपी टेट क्लियर करने की जरूरत है अगर हमने सी टेट क्लियर कर लिया, तो नहीं दोस्तों कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से सी टेट के भरोसे भी सुपर टेट को दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन कौन भर सकता है कौन कौन नहीं भर सकता है, ये बहुत ही ज्यादा विस्तारित टॉपिक है,
तो एक एक करके मैं टॉपिक उठाता हुआ जाऊंगा, आपके लिए वीडियो बनाते हुए जाऊंगा। बस ये है कि पेपर 1 वाले इन चीजों के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। पेपर 2 वालों के लिए क्या है, तो पेपर 2 वालों के लिए एक ज्यादा ऑप्शन आ जाता है, ये तो आप कर ही सकते हो, लेकिन एनवीएस भी कर सकते हो साथ साथ में, क्योंकि एनवीएस जो स्कूल होता है वो 6ठी से स्कूल शुरू होते हैं, प्राइमरी वाले का स्कूल नहीं होते हैं इसमें। तो पेपर 2 वालों के लिए एक और आपका ऑप्शन आ जाता है एनवीएस। क्या आ जाता है, एनवीएस का भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जो सीटेट के बाद एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये फॉर्म आप आराम से भर सकते हो। केवीएस क्या है, इसको तो छोड़ दीजिए, अब कोई फायदा नहीं है इस चीज के बारे में बात करके, क्योंकि जा चुका है। DSSS क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से फॉर्म आता है, क्या सिलेबस है क्या नहीं है, प्रॉपरली डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। 7th फेज के बारे में अभी बात करेंगे, सुपर टेट के बारे में भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोग इसके बारे में जान सको, समझ सको क्या है क्या नहीं। बस इतना समझ लिए, एलिजिबल हो अगर आपके ये नंबर है तो आप इसको फॉर्म डाल पाओगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सभी बच्चों के जो मन में उठ रहा था कि सीटेट तो हमने कर लिया, लेकिन सीटेट के बाद क्या, उन सभी बच्चों के जवाब मैंने यहां दे दिए। अब आते हैं दूसरे सवाल के ऊपर कि 7वें चरण में कौन कौन बच्चा अप्लाई कर पाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सही बच्चों के मन में ये डाउट उठ रहा है कि सीटेट का एग्जाम हो गया है, तो सीटेट के एग्जाम के बाद जो 7th फेज यानी कि जो 7वां चरण की जो भर्ती आने वाली है, उसके अंतर्गत बिहार के अंतर्गत कौन कौन बच्चा फॉर्म भर पाएगा। किसके अंतर्गत, बिहार के अंतर्गत। सीटेट में कितने नंबर पास आउट था इसके अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं दो चीजें लिख रहा हूं, एक जगह लिख रहा हूं मैं मेंस के लिए और एक जगह लिख रहा हूं मैं वुमेन्स के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा आपके कितने नंबर है कितने नंबर नहीं है, उस हिसाब से देख लीजिएगा आप 7वें चरण में फॉर्म भरने योग्य हो या नहीं। ठीक है, तो पहला यहां पर आ जाते हैं, देखो कैटेगरी क्या है, जर्नल कैटेगरी है, उसके बाद में ओबीसी है, उसके बाद में ईबीसी है, बिहार में ईबीसी भी होता है, फिर एससी है, एसटी है, एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड यानी कि पीएच। तो कुल मिलाकर ये कैटेगरी आपको देखने को मिलती है आपके एग्जाम में। और कोई भी कैटेगरी रहेगी क्या, नहीं, और कोई कैटेगरी नहीं रही है। कोई कैटेगरी रही है तो आप मुझे बता दीजिए, इंडिकेट कर दीजिएगा। यहाँ पर कोई कैटेगरी रहेगी तो आप मुझे इंडिकेट कर सकते हो। अभी फिलहाल इसमें तो और कोई कैटेगरी मुझे दिख नहीं रही है। कोई और कैटेगरी भी है क्या, जल्दी से बताना भाइयों, कोई कैटेगरी में मैंने मिस तो नहीं कर दी। कोई कैटेगरी मिस करी है क्या, जल्दी से बताओ दोस्तों। ओके, एक कैटेगरी मिस हो गई है, एक कैटेगरी मिस हो गई थी, चलिए मैं उसको भी लिख देता हूं, कोई बात नहीं। जर्नल ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन वाले होते हैं जो, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी एंड फिजिकल हैंडीकैप। ठीक है, अब यहां पर आप इसी हिसाब से यहां पर भी लिख लीजिए, जर्नल वुमेन वाले ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी एंड फिजिकल हैंडीकैप। ठीक है, अब इस हिसाब से देख लीजिए कौन कौन सा बच्चा किस किस के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। एक एक करके मैं इन चीजों के बारे में बात कर लूंगा, फिर उसके बाद में दोस्तों आपके कमेंट के ऊपर आऊंगा कि कमेंट में आप लोग क्या क्या पूछना चाह रहे हो, किन किन चीजों के बारे में आप जानना चाह रहे हो। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि कौन कौन बच्चा क्या क्या किस किस चीज के लिए एलिजिबल है। ठीक है, देखिए जर्नल वाले की बात करी जाए मेंस में, बॉयज में, तो ध्यान रखिएगा जर्नल वालों के लिए नंबर होते हैं 90 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी होते हैं 90। इन दोनों के लिए क्या होते हैं 90 नंबर चाहिए होते हैं। कितने नंबर, 90। आप इस हिसाब से देख लीजिएगा आप कौन से कैटेगरी में हो, मेंस में, वुमेन्स में, जर्नल में, किस में हो। जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए 90 नंबर चाहिए होते हैं, ओबीसी ईबीसी के लिए 82 नंबर चाहिए होते हैं। कितने, 82 नंबर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मेंस की बात कर रहा हूं और ओनली बिहार की, यहां पर ध्यान रखिएगा ओनली ये बिहार की कैटेगरी बता रहा हूं मैं, पूरे के पूरे इंडिया के मत समझ लीजिएगा। बिहार में जो 7th फेज आने वाला है उस कैटेगरी के बारे में बोल रहा हूं। जर्नल के लिए 90, ईडब्ल्यूएस के लिए 90, ओबीसी के लिए 82, ईबीसी के लिए 82।
SC ST एंड फिजिकल हैंडीकैप के लिए चाहिए होता 75। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं इनमें से किसी में भी, बॉयज में, मेंस में, तो आप पास आउट हो, 7th फेज के लिए भर सकते हो। मेरिट में आपका अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए आएगा नंबर, तो आप गिने जाओगे, कैलकुलेट करे जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आ जाते हैं वुमेन्स के ऊपर। वुमेन्स में बात करी जाए तो जनरल में 82, ईडब्ल्यूएस में 82, ओबीसी में 82 एंड ईबीसी में 82। इन सभी बच्चों को 82 नंबर चाहिए होते हैं। बिहार में महिलाओं को ज्यादा आरक्षण दिया जाता है, कई कई फॉर्म में तो 35% तक आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड ईबीसी इन सभी बच्चों के 82, एससी एसटी एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले बच्चों के लिए 75। अगर इतने आपके नंबर आ रहे हैं सीटेट के अंतर्गत तो आप एलिजिबल हो। आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो आप खुद ही देख लीजिए। ठीक है सर, बॉयज ही है मींस कहां सर? देखो दोस्तों, मैंने क्या बोला, मेंस बोल लो, बॉयज बोल लो, यार कुछ भी बोल लो। ठीक है, कोई सी वुमेन्स बोल लो या गर्ल्स बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, उनके हिसाब से मैंने आपको बताया है, इसके ज्यादा डिटेल में मत जाओ। बस इतना समझिए, अगर बॉयज हो तो इतने नंबर चाहिए आपको सीटेट के अंतर्गत बिहार में फॉर्म भरने के लिए। अगर वुमेन हो तो इतने नंबर चाहिए आपको बिहार में फॉर्म भरने के लिए, 7th फेज के अंतर्गत आपको मेरिट में आने के लिए। ठीक है, अब कई बच्चे कहेंगे सर गुजरात में क्या है, एससी में क्या है, दिल्ली में क्या है। देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, परसेंटेज आप इतना ध्यान रख लीजिएगा, जर्नल की कैटेगरी में माना जाता है 60% और ओबीसी, एससी, एसटी इनमें माना जाता है 55%। ठीक है, यानी कि 90 नंबर और 82 नंबर। अगर आपके इतने नंबर है तो इजीली आप आराम से एलिजिबल हो, आराम से आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चनों के ऊपर आपको जवाब मिल गया। पहला क्वेश्चन आपका क्या था? तो पहला क्वेश्चन था कि सर सीटेट हो चुका है, उसके बाद हम क्या करें। उसके बाद 7वें चरण में किस बच्चों के कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता। अब यहां पर कई बच्चे कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यार मेरे जो है 74 नंबर है, क्या एक नंबर बढ़ जाएगा? नहीं भाई, अब किसी भी प्रकार का कोई भी नंबर नहीं बढ़ेगा, जितना बढ़ना था बढ़ गया। अब कई बच्चे कहेंगे नंबर बढ़ा है, तो बिल्कुल दोस्तों, ये मैं किसी और के भरोसे नहीं कह रहा, ये मैं अपनी सिस्टर, मेरी जो बहन है, उसने भी सीटेट का एग्जाम दिया था और मेरी वाइफ ने भी एग्जाम दिया था। ठीक है, तो मेरी वाइफ ने तो नंबर कैलकुलेट नहीं करे थे, उसको पता था, मुझे भी पता था वो पास नहीं हो पाएगी। तो मेरी बहन ने अपने नंबर कैलकुलेट करे थे, तो कल मुझे उसने बताया कि मेरे नंबर आ रहे थे 108। उसने जब कैलकुलेट करे उसके नंबर आ रहे थे 108। कल जब उसका रिजल्ट आया तो उसके नंबर आए 110। कितने? 110। तो सीधी सी बात है यार, मेरी बहन तो मानेगी ना कि नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़ा है, घटा नहीं, उसके नंबर बढ़े हैं। अब जिसके बड़े होंगे उनको बढ़ा होगा लगेगा और जिनके घटे होंगे उनको घटा हुआ लगेगा, लेकिन नंबर घटते नहीं है, बढ़ते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों अपने तीसरे और लास्ट क्वेश्चन के ऊपर कि सीटेट जो होगा वो जुलाई में होगा, ऐसा है, पॉसिबल है? तो देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं सीटेट की, कि सीटेट जो है 2022 वाला तो हो गया, 2023 वाला जो होगा वो जुलाई में हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसकी जो चांस है वो बहुत ज्यादा हाई है कि आपका जो सीटेट होगा इस बार वो जुलाई में होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एग्जाम आपके खत्म हुए थे 7 फेब को, एग्जाम आपके खत्म हुए 7 फेब को, रिजल्ट आ गया आपका 3 मार्च को, रिजल्ट आ गया आपका 3 मार्च को, मतलब महीना भी नहीं लगाया। अगर वही आप पिछली बार उठा के देखोगे तो एग्जाम खत्म हुए थे 13 जुलाई को, सॉरी जैन को। ठीक है, 13 या 21 जैन को खत्म हुए थे और रिजल्ट आया था दोस्तों आपका मार्च में 10 मार्च को, मार्च में 10 मार्च को। तो ये क्या दर्शाता है? तो सीधी सीधी सी बात है, ये दर्शाता है कि अब सीटेट करवाने के लिए सीबीएसई के पास बथेरा एक्सपीरियंस है। वो साल में जो 2 बार करवाया करते थे वो आप वापस फेज में आ रहे हैं, तो वो साल में 2 बार करवा सकते हैं इजिली। अब देखो दोस्तों, पूरा का पूरा भी मार्च पड़ा हुआ है, जनवरी फरवरी निकल गया, मार्च हो गया, फिर अप्रैल हो गया, फिर मई हो गया, फिर जून हो गया और फिर जुलाई हो गया। तो कुल मिलाकर जो अभी एग्जाम कराने के लिए सीबीएसई के पास टाइम है वो पूरे के पूरे 5 महीने हैं। कितने महीने? 5 मंथ्स है। और इजिली दोस्तों 5 मंथ्स में एग्जाम करवाए जा सकते हैं, क्योंकि ये जो सीटेट दिसंबर वाला एग्जाम हुआ है ना अभी,
ये जो अनाउंस किया गया था ये अक्टूबर में अनाउंस किया गया था, और नवंबर, दिसंबर और देख लीजिए आपका जैन में एग्जाम खत्म होकर रिजल्ट भी दे दिया गया। तो कुल मिलाकर 4 या 5 महीने का खेल था, और सीबीएसई के पास पूरे के पूरे क्या है अभी 5 महीने। तो हाई पॉसिबिलिटीज है कि इस बार जो आपका सीटेट होगा वो जुलाई में देखने को मिल सकता है। कंफर्मली अभी कोई न्यूज नहीं है, लेकिन हाई पॉसिबिलिटीज है कि आपका जो सीटेट का नेक्स्ट सीटेट होगा वो जुलाई में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए कोई भी बच्चा अगर सीटेट में 1 या 2 नंबर से रह गया, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके से रह गया हो, फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर मेरी संस्था की बात करो, मेरी अगर हमारी टीम की बात करो, तो हमारी टीम से पढ़कर जो हाईएस्ट अब तक मेरे पास जो डाटा आया है वो आया है 137 नंबर का। हमसे पढ़कर हाईएस्ट जो अब तक नंबर लाया है बच्चा वो 137 नंबर लाया है, और लोएस्ट की बात करी जाए तो 64 आए हैं। अब ये लोएस्ट 64 हमारा पेड कोर्स का नहीं है, ये किसका है, मेरी वाइफ का है। वो मुझसे एक दिन ही पढ़ी थी, लेकिन पढ़ी थी, मानता हूं मैं इस बात को, कल एग्जाम था तो आज मेरे उसने मैराथन क्लासेस देखी थी फ्री वाली, इसके अंतर्गत मेरी वाइफ के 64 नंबर आए हैं, तो लोएस्ट तो मैं यही मानूंगा। पेड वाली क्लास की बात करी जाए तो हाईएस्ट 137 है, लोएस्ट अब तक मुझे पता नहीं चला है कितना नहीं है। जो भी डाटा आएगा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये था दोस्तों कुल मिलाकर आपका सीटेट के अंतर्गत जुलाई में पेपर हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है दोस्तों आपके एग्जाम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन थे दोस्तों आप सभी बच्चों के लिए मेरी तरफ से। अब इन 3 क्वेश्चन के अलावा कोई भी और प्रकार का कोई क्वेश्चन है आप लोगों के मन में, तो आप लोग मुझसे पुटअप कर सकते हो, मैं उसका आंसर आप लोगों को जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए। हाँ भाई, मेरी सिस्टर जो थी वो मेरे पेड बैच की स्टूडेंट थी। क्या थी, जो मेरी बहन थी ना वो मेरी पेड बैच की स्टूडेंट थी। पेड बैच की स्टूडेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसको मैंने बैच खुद ही परचेज करके दिया था। उसने कहा था यार मुझे भी 999 रुपए देने पड़ेंगे। मैंने कहा क्यों, दे दे, क्या हो गया। कह रही ना ना मैं ना दे रही, तू चला रहा और तेरे को ही मैं पैसे दूं, इतने ना मेरे पास पैसे। उसने कहा मुझे बैच खरीद के दे। तब मैंने उसको 1 रुपए का बैच खरीद के दिया था, लेकिन दिया था उसको बैच खरीद कर। तो वो मेरी पेड स्टूडेंट थी, उसके 110 नंबर है सीटेट के अंदर, ठीक है। चलिए, अब किसी के मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इन 3 क्वेश्चन के अलावा, तो वो पूछ सकता है मुझसे, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए 7वां चरण कब तक हो सकता है। तो दोस्तों अभी जो है, अभी छठे चरण दोबारा रीओपन करा गया है। 7वां चरण मैं बताऊं ना मेरी तरफ से, तो वो इस साल के एंड में नहीं तो अगले साल ही आपको देखने को मिलेगा, इतनी जल्दी नहीं देखने को मिलेगा। जो सरकार की नीयत लग रहा है ना उस हिसाब से मुझे यही लग रहा है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है 75 नंबर वाले का सर्टिफिकेट मिलेगा। नहीं दोस्तों, सर्टिफिकेट जो होता है केवल सीटेट जो होता है 82 और 90 वालों को देता है, 75 वालों को नहीं देता है। लेकिन आप पास आउट माने जाते हो, आप फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। दोस्तों एक बच्चा कह रहा है सर डी ट्रिपल एस बी में अगर मैं एससी कैटेगरी का हूं तो मैं फॉर्म भर सकता हूं। बिल्कुल दोस्तों, अगर डी ट्रिपल एस बी में आप एससी कैटेगरी के हो फॉर्म भर सकते हो, लेकिन जो आपका एससी कैटेगरी होगा ना वो एससी कैटेगरी आपका दिल्ली का होना चाहिए, ठीक है। कहां का होना चाहिए, दिल्ली का होना चाहिए। अगर दिल्ली का है तो ठीक है, नहीं तो आप जर्नल में काउंट होगे, लेकिन फॉर्म भर पाओगे। फॉर्म भरने के लिए मनाही ही नहीं होगी, ठीक। हाँ, अदर स्टेट अप्लाई कर सकता है डी ट्रिपल एस बी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर आपकी वाइफ आपसे क्यों नहीं पढ़ती है। यार सीधी सी बात बताऊं, मेरा बेबी है बहुत छोटा अभी, अराउंडली अब उसके 6 महीने, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में कल और परसों आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं जा रहा हूँ खाटू श्याम बाबा के यहाँ पर दर्शन करने के लिए और अपने बेटे को धोख लगवाने के लिए भी जा रहा हूँ। तो इस वजह से मैं राजस्थान जा रहा हूँ कल और परसों के लिए, तो क्लास नहीं होगी आपकी। और बाकी जो मेरा बेटा है वो बहुत छोटा है अभी, अभी वो न्यू बॉर्न ही है, 5 महीने का ही है, तो उसको भी संभालना पड़ता है। और वही वाली बात है, आप सभी बच्चों को पता है कि एक बार जब घर में बेबी आ जाता है ना, पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मेरी बहन की बात करी जाए तो मेरी बहन ने भी काफी मेहनत करी उसको संभालने के लिए, लेकिन दिक्कत ये है कि वो रात में टाइम निकाल लेती थी पढ़ने के लिए, लेकिन वाइफ नहीं निकाल पाती, और कुछ कह भी नहीं सकते यार आप, ठीक है। इसलिए जो है ठीक है। अदर स्टेट वाले बिहार में भर सकते हैं। देखो दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा, जो ये 7वें फेज की भर्ती होती है ना, ये होती है बिहार के स्टूडेंट के लिए। इसमें जो माना जाता है वो बिहार का डेमोसाइल मांगा जाता है, लेकिन यूपी झारखंड के बच्चे भी इसमें सेलेक्ट होते हैं।
क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, डेमोसाइल बनाना, बिहार का प्रमाण पत्र बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, इजिली बन जाता है। आप जाकर वहां पर पता करिएगा, बन जाएगा, फॉर्म भर पाओगे। लेकिन डेमोसाइल माना जाता है, इतना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और कोई डाउट? एक बच्चा कह रहा मेरा 1 नंबर घट गया। देखो दोस्तों, ये घटना बढ़ना वो डिपेंड करता है आपके, बड़े हैं तो आपको लगेगा बड़े हैं, घटा है तो आपको लगेगा घटे है, तो उसके ऊपर कोई टिप्पणी विप्पणी नहीं करना चाहूंगा मैं अभी, ठीक है। और भाई अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके थोड़ा सा अंगूठे को तकलीफ देकर लाइक भी कर लिया करो मेरे भाइयों, और शेयर भी कर सकते हो आप अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। एक बच्चा कह रहा सर पेड बैच कब से स्टार्ट होगा। एक बच्चे ने मुझसे एक जानकारी मांगी कि सर पेड बैच कब से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों आप सभी बच्चों को पता होगा कि अब जो है हमारी टीम पेड बैच के ऊपर काम करेगी। अब पेड बैच का मतलब ये नहीं कि फ्री क्लासेस बंद हो जाएंगी, फ्री क्लासेस का टाइम और बढ़ाया जाएगा। फ्री क्लासेस में बात करी जाए, यानी कि वाईटी की क्लासेस की बात करी जाए, तो वाईटी क्लास पर आप देखो टाइम आपका बढ़ जाएगा। एक टाइम होगा आपका बैच का सीटेट का, एक होगा यूपी टेट का, एक होगा आपका सुपर टेट का, और एक होगा आपका डी ट्रिपल एस बी का। इन चारों की क्लासेस चलेंगी यूट्यूब के ऊपर फ्री में, ठीक है। और इन्हीं चारों का पेड बैच भी चलेगा। बस इतना डिपेंड करिएगा, पेड बैच में क्या होता है, अगर आपके मान लो 5 सब्जेक्ट है, जैसे कि फॉर मान लो आपके सुपर टेट में 14 सब्जेक्ट है, तो पेड बैच में ये होता है आपका कि 14 के 14 सब्जेक्ट आपके डेली पढ़ाए जाएंगे। और यूट्यूब के ऊपर 14 सब्जेक्ट डेली पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि और भी बैच चल रहे होते हैं, इसलिए इसके डेली 3 क्लास बोल सकते हो, पीरियड बोल सकते हो, हर किसी के 3-3 क्लास चला करेंगे, हर किसी की 3-3 क्लास चला करेंगी, ताकि आप लोग भी अपना स्टडी कर सको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पेड बैच में तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में सीटेट की 7 क्लासेस चला करेंगी, ठीक है, यूपी टेट की भी 7 क्लासेस चला करेंगे डेली, सुपर टेट की तो बता ही दिया, और डीटर प्लस डी की भी आई थिंक 9 क्लासेस चला करेंगे डेली, ठीक है। तो पेड बैच का जल्दी मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, अप्रोक्सीमेटली 10 मार्च तक मैं आपको पूरा का पूरा अनाउंस कर दूंगा, क्योंकि मैं कल और परसों तो जा रहा हूँ खाटू श्याम बाबा के यहाँ पर दर्शन करने के लिए। जैसे ही मैं वहां से वापस आऊंगा उसके बाद मैं सारी की सारी चीजें अनाउंस कर दूंगा उस चीज के बारे में, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, सीटेट में आपका जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, बुक्स की जो नॉलेज है वो बढ़ाई जा रही है। और वो केवल ईवीएस तक सीमित नहीं है, और साइंस ज्योग्राफी भी लाया जा रहा है 10th क्लास तक की। तो इसलिए अब आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा। सीटेट की भी तैयारी कर रहे हो तो कमर बांध कर करके चलिएगा 5 से 6 महीने, तब जाकर आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो पाएगी, क्योंकि अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है एरिया, ठीक। चलिए, और कोई डाउट? एक बच्चा बोल रहा सर मेरे 77 है, लेकिन मैंने आंसर की से मैच करा था तो 92 नंबर बता रहा था, मैं ओबीसी से आता हूँ। नहीं यार डियर, इतने जल्दी इतने ज्यादा नंबर कम नहीं हो सकते हैं। इतने ज्यादा नंबर कम 2 ही तरीके से हो पाएंगे आपके, या तो आपने लैंग्वेज को मिलाने में आंसर को गलत करा होगा, 20 नंबर बड़ी छोटी बात नहीं होती 92 से 72, ठीक है। तो या तो आपने आंसर की मिलाते समय थोड़ी बहुत गड़बड़ करी होगी, आप उस हिसाब से देख लीजिएगा लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 की आंसर की आपने सही तरीके से मैच करी थी कि नहीं करी थी, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर नेक्स्ट केवीएस कब होगा। तो देखो दोस्तों, नेक्स्ट केवीएस जो होगा वो अराउंडली आप मानकर चलो तो नवंबर दिसंबर के आसपास होगा, तो होगा, क्योंकि इसी समय आपके आपके केवीएस के फॉर्म निकलते हुए देखने को मिलते थे। कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन होगा तो इसी समय देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आपका केवीएस का एग्जाम होगा और कोई भी बच्चा केवीएस का फॉर्म भरना चाह रहा हो, तो कृपया करके 7 से 8 महीने पहले ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिएगा। जैसे कि अभी आपका क्या है, नॉर्मल फेज है, मौज मस्ती वाला फेज है, मौज मस्ती कर लीजिए, क्योंकि केवीएस अभी अभी हुआ है, दोबारा इतनी जल्दी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप आराम से रेस्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपका दिसंबर नजदीक होगा तो 7वें 8वें जैसे जून जुलाई से आप पढ़ना शुरू कर सकते हो, क्योंकि वो समय आपका पीक वाला समय हो सकता है, नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है सर मेरा जो है 22 है, 23 एंड 24 वाला सेशन है, क्या मेरा सीटेट वैलिड होगा। भाई सीटेट आपका तब भी वैलिड होगा अगर आपने कल बीएड में एडमिशन लिया हो और आज आपने फॉर्म भरा हो, तब भी आपका एलिजिबल होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब सीटेट की वेबसाइट पर साफ कहा गया कि कोई भी बच्चा फॉर्म भर सकता है कोई भी ईयर का, तो हर किसी का एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है। सर 83 नंबर है, सिलेक्शन होगा। आशुतोष भाई 83 नंबर वाला अगर ओबीसी में हो तो आप पास आउट हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने अभी अभी आपको बताया था ना सारे 7th फेज के लिए, ये देखो 82 चाहिए आपके तो 83 है फिर भी, ठीक।
नहीं दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक बच्चा बोल रहा है कि सर सेकंड ईयर वाला डी ट्रिपल एस भी भर सकता है। नहीं दोस्तों, चाहे केवीएस हो गया हो, चाहे डी ट्रिपल एस भी हो गया हो, चाहे 7th फेज हो गया हो, चाहे सुपर टेट हो गया हो, ये सारे के सारे जो भी जिससे नौकरी मिलती है ना, आप अगर आप इसमें फाइनल ईयर में हो या फोर्थ सेमेस्टर में हो या सेकंड ईयर में हो, किसी में भी हो, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। कर लोगे, पेपर पास कर लोगे तो आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। आपके पास आपका पूरा का पूरा कंफर्म पास आउट वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, ये कोई भी एग्जाम जो होता है, सीटेट आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इससे नौकरी मिलती है। तो नौकरी के लिए आपको ये पूरा का पूरा पास आउट होना चाहिए ना, तभी आप एलिजिबल होगे। ये नहीं कि कोई भी बच्चा यहाँ पर आपका सेकंड ईयर में और फॉर्म भर दे। नहीं दोस्तों, ये सारे के सारे एग्जाम में वो बच्चा फॉर्म भर सकता है जिसके पास आपका रिजल्ट देखने को मिल रखा हो, आप पास आउट हो तो आप इसमें फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। सर मेरा क्यों है कि मैं डीएलएड किया है और 6 to 8 में, तो किया है तो देश तो एलिजिबल हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो दोस्तों, पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है कि सीटेट जुलाई में हो सकता है, तो कमर कस के अभी से अपनी तैयारी कर लीजिए। होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो दिसंबर में आप आराम से करोगे, तो वहां तक तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है। ठीक है, चलिए, और कोई डाउट? देखो दोस्तों, जल्दी होने दी, एक बच्चा कह रहा है सर जल्दी होने दीजिए। अरे डियर, मैं थोड़ी रोक के बैठा हूं किसी चीज को। होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, आप अपनी तैयारी करके रखिए। ठीक है, क्योंकि सीटेट देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, जितनी जल्दी कार्य कर रहा है ना सीटेट, इतनी जल्दी कभी उसने कार्य नहीं करा। 2.5 महीने एग्जाम चले और फिर भी उसने रिजल्ट लाकर रख दिया इतनी जल्दी, इतने सारे शिफ्टों का, और फाइनल आंसर की भी दे रखी है, सब कुछ सेटिस्फाई कर रखा है बच्चों को। तो इसलिए आप अपनी कमर कस लीजिए, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए, जो भी होगा सामने आपकी चीजों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आपके पेड क्लासेस जो भी होंगे मैं आपको जल्दी अनाउंस कर दूंगा। तो ये कुल मिलाकर आप सभी बच्चों के डाउट थे, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों के डाउट क्लियर हो गए होंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। तो अभी के लिए, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।